हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि अभी बहुत सारे बच्चों ने एक मैसेज किया था कि सर आप क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करिए, तो बच्चों आज मैं उसी क्वेश्चन आंसर के सेशन को लेकर आया हूं और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्ज़ाम का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो क्वेश्चन आंसर ही होता है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनली आप तैयारी करने के बाद क्या करेंगे, एग्जाम देंगे और एग्जाम में क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर या तो आपसे सॉल्व होगा या तो नहीं होगा, वहाँ दो ही ऑप्शन आते हैं। लेकिन अगर सॉल्व नहीं होता है या सॉल्व हो जाता है तो नहीं क्यों हो रहा है, या फिर सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि बेटा ये आप लोग जान लीजिए कि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप सब कुछ तैयार कर सके, ये कभी नहीं होता। क्यों? यही कारण है कि यूपीएससी का जो टॉपर भी होता है उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो उसके जो मार्क्स आते हैं वो लगभग 60 to 65 के पास ही होता है। क्यों होता है? क्यों 100% नहीं होता? क्यों स्कूल में 100% मार्क्स आता है और यूपीएससी में टॉपर का 60 to 65 आता है? इसके पीछे रीज़न यही है कि उस लड़के ने तैयारी तो पूरी की है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ तैयार नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपको अपने मेंटल कैपेबिलिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी ताकतों को समझना पड़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें ये समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप कभी एग्जाम पास नहीं कर पाते। आप देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ क्या किया, सर ये भी पढ़ लिया, सर पॉलिटी भी हो गया, सर हिस्ट्री भी हो गया, सर इकोनॉमिक्स भी हो गया, सर सब कुछ हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, मैपिंग भी हो गया। तो मैंने पूछा ठीक है ये 4 क्वेश्चन कर दो, तो उनसे एक भी नहीं हुआ। कारण क्या है कि पढ़ने और क्वेश्चन सॉल्व करने में फ़र्क होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके माइंड का एप्लीकेशन पार्ट यूज़ होता है कि आप कितने अच्छे से आप जो पढ़ा है उसको समझ सकें। अगर आपने इस चीज़ें समझी अच्छे से हैं तो सिंपल सी बात है आप आंसर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलो उसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन आज से, ठीक है। और अब हम लोग डेली कुछ न कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि उसका डिस्कशन भी करना होगा, इसलिए बहुत लंबा हम इसको खींचेंगे नहीं। आपको 2 काम करना है। पहला काम तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरा क्या काम करना है, इसे आप बहुत आसानी से और शांति से सुनें। जब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा तो आपको एक काम करना है कि सारा क्वेश्चन देखने के बाद आगे नहीं बढ़ना है वीडियो में, आपको वीडियो को पॉज कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चन और आंसर रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखकर आंसर चेक करना है कि क्या हुआ है। मैं आपका सपोज क्वेश्चन का आंसर है ए, आंसर क्वेश्चन 1 का आंसर है ए। अब उसके बाद आप इसको वीडियो को चालू करिए, देखिए कि क्या आपका आंसर सही है, और अगर गलत है तो एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ मिल जाएगा आपको, क्यों कि क्या प्रॉब्लम आई थी, हमें इस क्वेश्चन में किस बात पर फोकस करना था। यानी कि हमेशा एक बात को ध्यान रखना है, तैयारी करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और जो इसका इस्तेमाल करता है उसी को हम कहते हैं स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्कर की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। और ये रहे आपके सारे ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। क्या करना है आपको, इसको पॉज करना है अभी और आपको आंसर टिक करना है। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बच्चों बी, द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। अब मैं इसको बताता हूँ ऐसा क्यों है। ट्राई टू रिकॉल वन थिंग दैट इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिकॉल बनाता है उस संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसी को हम इंडिया का सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो एक ऑथोराइज्ड बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि वो उसी के द्वारा आरबीआई के द्वारा ही सारे नोट और सारे सिक्के जो है वो मार्केट में चलाए जाएंगे, और जिस पर आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए गए जैसे कि अपॉइंटेड गवर्नर वगैरह होते हैं, उन गवर्नर्स की उस पर सिग्नेचर होती है, तो वो लीगल टेंडर मनी होता है। जैसे लीगल टेंडर मनी का मीनिंग हो गया कि ऐसा पैसा जिसको आप इस्तेमाल करने से किसी को मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप समोसे वाले के यहाँ गए, या आप किताब वाले के यहाँ गए, या आप सब्जी वाले के यहाँ गए। आप वहाँ पर जाने के बाद सब्जी वाले से कहते हैं भैया मुझे 10 रुपये की भिंडी दे देना या समोसा दे देना, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक तो आपके समझ आ गया। तब आप उसको एक नकली 10 रुपये का नोट देते हैं। क्या वो नकली 10 रुपये का नोट लेगा? नहीं। यहीं से आपको समझना है कि वो लीगल टेंडर मनी नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि वो जो इशू किया है वो लीगल अथॉरिटी नहीं था।
तो लीगल अथॉरिटी इंडिया में कौन है? सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? आरबीआई। तो इंडिया में आरबीआई के द्वारा जारी की गई सभी सिक्के और सभी नोट क्या होंगे? लीगल टेंडर मनी होंगे, और उसका इस्तेमाल करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे आप सब्जी वाले के पास गए, आपने कहा भैया ये 10 रुपए का असली नोट लो और मुझे सब्जी दो, अब वो उसे मना नहीं कर सकता, उसे देना ही पड़ेगा अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं है। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास 1 किलो ही आलू बचा हो और वो 1 किलो आलू अपने कंजम्पशन के लिए रखा हो, तो वो आपको क्यों बेचेगा? तो ऐसे कोई ज़बरदस्ती की दिमाग में बातें नहीं लानी है आपको, ठीक है। हाँ, अब ये क्लियर हो गया। अब ऑप्शन बी को पढ़िए। द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन, यस इट इज कंपल्सरी। आप भारत सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा चलाए गए सिक्के और चलाए गए नोटों का इस्तेमाल करने से मना नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया, इट इज ए कंपल्शन। कंपल्शन यानी कि यह आपके ऊपर अनिवार्यता है, आपको इसे उपयोग करना ही पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा पुलिस वाला आपको पकड़ के लेके जाएगा और आपको एक फैसिलिटी मिलेगी जिसको हम कहते हैं फुल बॉडी मसाज। पुलिस वाला आपकी फुल बॉडी मसाज कर देगा, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, और तब आपको अपने आप समझ आएगा कि लीगल टेंडर मनी क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आपको क्लियर हो गया। अब नंबर 2 पर आते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन ये रहा ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन डी। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए कि इसका आंसर आप दे पाएं। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि सरकार के द्वारा किसी वस्तु को मुफ्त में, जनता को मुफ्त में दी जाती है तो वो क्या होगा? और क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि अवसर लागत से संबंधित हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो चाहे तो वहाँ से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत ही बढ़िया से डिस्क्राइब किया हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो वो आप जाकर देख लीजिए, इसी चैनल पर मिलेगा आपको, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। अब पहले तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर है सी, ठीक है। अब हम जानते हैं क्यों। तो पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप समझिए, ठीक है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, एक वर्ड है अवसर और एक वर्ड है लागत, यानी कि एक है अपॉर्चुनिटी और दूसरा है कॉस्ट। तो कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? खर्च। और अवसर का मतलब क्या होता है? मौका। जैसे आपके पास 2 मौके हैं और 100 रुपया है। 100 रुपये में या तो आप 10 पेन खरीद लीजिए या तो 10 समोसा खरीद लीजिए, ठीक है। आपके पास 2 अवसर हैं, समोसा और पेन। अब अगर आपने पेन खरीदा तो आप समोसा नहीं खरीद सकते, अगर आपने समोसा खरीदा तो आप पेन नहीं खरीद सकते। इसका मतलब हमें यहाँ एक चीज़ पता चली कि एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी को लूज करना पड़ेगा, यानी कि एक गेन तभी होगा जब दूसरा लूज करेगा, राइट। ऐसे ही प्रश्न को अगर और एक एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपको मुंबई में 10,000 सैलरी है और दिल्ली में भी 10,000 सैलरी है, राइट। अगर आप मुंबई जाएंगे तो दिल्ली में आप नौकरी नहीं कर सकते, अगर आप दिल्ली में रहेंगे तो मुंबई में नौकरी नहीं कर सकते। तो मुंबई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी दिल्ली और दिल्ली की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी मुंबई, यानी कि दोनों में से किसी एक ही जगह आप काम कर सकते हैं, और एक जगह अगर काम करेंगे तो दूसरे को आपको त्यागना पड़ेगा। तो इस त्याग को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, जो आपको लूज करना पड़ता है, जो आपको यू हैव टू फोरगो। फोरगो का मतलब होता है जो आपने लूज किया है, जो आपके हाथ से चला गया है, ठीक है। अब ऐसे इस क्वेश्चन पे देखिए कि सरकार ने आपको कोई चीज फ्री में दी है, समझना क्वेश्चन को। सरकार ने आपको सड़क फ्री में बना के दी है, तो आप उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसा तो नहीं दे रहे, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 हो गई। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कुछ ऐसा काम होता है तो क्या रियल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 होती है? तो नहीं, आप तो उस पर फ्री पे चल रहे हैं। और उसको बनाया किसने? सरकार ने। सरकार कहाँ से बनाएगी? सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। और टैक्स कौन देता है? जनता। इसका मतलब उस रोड का इस्तेमाल करने का भार आप किस पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं? जनता पर। यानी कि अगर आपने जनता ने टैक्स नहीं दिया, टैक्स ना आएगा तो रोड नहीं मिलेगा,
और टैक्स आएगा तो ही रोड मिलेगा। तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। जो टैक्स है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किस चीज़ का? सड़क का। ऐसे ही सरकार के द्वारा हर सुविधा जो आपको दी जाती है उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आपको सरकार को पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये यूपीएससी में आए हुए सारे प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत गर्मी है, बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, क्या करें भाई, एसी नहीं है, बट एनी हाउ हर आदमी के ज़िंदगी में अगर एयर कंडीशन नहीं हो तो क्या वो जिएगा? नहीं, जीना चाहिए, इंसान को स्ट्रगल करना चाहिए। जैसे हर यूपीएससी का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का लड़का स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करने से ही वो आगे बढ़ता है। अगर आपको एसी की आदत लग गई तो आप जब समाज में गर्मी में बाहर निकलेंगे तो जहाँ आपको गर्मी लगेगी आप वहाँ रह नहीं पाएंगे, और लोग आपको क्या कहेंगे? अरे देखो ये तो यार बहुत बड़ा स्टाइलिश आदमी है, बहुत स्टाइल मार रहा है कि इसको हर जगह एसी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बच्चों अपनी बॉडी को उस तरीके से अडाप्ट कराइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ a process which enables, option number 1 है, individual of a country to accumulate more capital. Number 2, increasing the knowledge, skill levels and capacities of the people of the country. And third is accumulation of tangible wealth. फोर्थ है accumulation of intangible wealth। और ये रहा आपके ऑप्शंस। Which of the following statement is are right? A 1 and 2, B 2 only, C 2 and 4 and D 1, 3 and 4। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और आपको पहले इसे पॉज करना है, पहले आंसर ढूंढना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है B ओनली 2। कैसे? तो आपने वहाँ पे एक क्वेश्चन में देखा कि ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है, तो ह्यूमन का मतलब तो आपको मालूम है, आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो भी ह्यूमन है। भाई एलियन तो बन नहीं सकती ना, या आपकी गर्लफ्रेंड कोई जानवर तो है नहीं, राइट? तो हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं। अब दूसरा वर्ड है कैपिटल। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कैपिटल। पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल बच्चों ऐसी हर वो चीज़ कैपिटल होती है जिसका यूज़ करके हम लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन पर आप अगर घर बनाते हैं और उस घर को किराए पे दे देते हैं तो किराया आता है, यानी कि वो ज़मीन आपको कुछ अर्न कर रही है और उस अर्निंग का क्या नाम है? किराया। अगर आपके पास खेती की ज़मीन है, आपने उस पर अनाज उगाया तो उस अनाज को बेचकर आपको पैसा मिलेगा, तो ज़मीन आपके लिए क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी, राइट? इसी प्रकार से अगर आपके पास मशीन है, उस मशीन से आप बिस्किट बनाते हैं, या उस मशीन से आप कोई कॉस्मेटिक बनाते हैं, या वो मशीन जो है किताब बनाने वाली है, तो जब भी वो चीज़ें बनाएगी तो उससे आपको फ़ायदा होगा, तो मशीन भी क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग इसको सम अप करें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि हर वो चीज़ जो आपको कुछ कमा कर देती है वो कैपिटल होती है। दोबारा समझिए, इस पर जोर डालिए। हर वो चीज़ जो आपको कमा कर देती है वो कैपिटल होती है। क्या आप अगर शादीशुदा है और आपका एक बेटा है और वो बेटा आपको कमा के देता है तो क्या वो कैपिटल है? बोलो यस और नो। यस। और वो ह्यूमन है तो वो कौन सा कैपिटल होगा? ह्यूमन कैपिटल। इसका मतलब आप, मैं, पिताजी, माताजी, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, सब लोग ह्यूमन कैपिटल हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा और तरीका हम समझते हैं। अगर एक अनपढ़ ह्यूमन कैपिटल है और एक पढ़ा लिखा ह्यूमन कैपिटल है, तो दोनों में से सबसे अच्छा ह्यूमन कैपिटल कौन सा है? पढ़ा लिखा। और पढ़ा लिखा होगा तो क्या होगा? ऑप्शन 2 में देखिए, अगर किसी के पास नॉलेज है, उसके पास स्किल है, उसकी कैपेसिटीज़ अच्छी हैं, तो वो बेटर ह्यूमन कैपिटल होगा। और बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं है? अब बाकी के ऑप्शन में तीनों जगह एक वर्ड यूज़ किया, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट। किसी की चीज़ को जमा करना, जमा करने से क्या होगा? वो यूज़ नहीं होगा। आपने पैसा जमा करके रख लिया तो वो कैपिटल नहीं है, लेकिन उसी पैसे को आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो कैपिटल बन गया। सिंपल सी बात है। पानी आपने रखा हुआ है तो कैपिटल नहीं है, पानी बेच दिया, कैपिटल हो गया। तो कैपिटल अगर आपको मालूम है वो कहीं भी इस्तेमाल हो, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो अब आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is are
इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना है आपको, फिर मैं वही बता रहा हूं, अगर आपको यहां पर आंसर करना है तो आपको कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको कैपिटल का मीनिंग पता है तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, loans and advances granted to states and union territories. Select the correct answer using the code below. Right, option are option 1 only, option 2 and 3, option 1 and 3 and option 2 1 2 and 3. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पॉज करिए वीडियो को, आंसर करिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करिए तो आपको आंसर मिलेगा। इसका जो ऑप्शन आंसर आने वाला है वो है 1 2 and 3 ऑल आर राइट, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं कैसे। ये पूछ रहा है आपको बजट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या समझना है कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो चीज़ होती है जिससे हम कमा सकते हैं, तो मशीन से आप कमा सकते हैं। आप लोन किस लिए लेते हैं? शराब पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए, या गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए? बताइए। या गर्लफ्रेंड बोली कि अरे आपने मुझे मैक का लिपस्टिक नहीं दिलाया, लैक्मे का नहीं दिलाया, और वो मस्कारा नहीं दिलाया, ये नहीं दिलाया, तो आप क्या बोलोगे? रुक जा, मैं कल बैंक से लोन लेके आता हूँ, फिर मैं तुझे ये सब दिलाता हूँ। नहीं, हम लोग लोन लेते हैं कुछ काम करने के लिए, तो लोन भी कैपिटल है। तो दोनों जगह लोन है, तो 1 2 and 3 इजीली कैपिटल है। ना आपको बजट पढ़ना है, ना बजट का चैप्टर खोलना है, बेसिक चीज़ें जानकारी है तो आंसर आराम से बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, पढ़ाई से ज़्यादा आपका दिमाग इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, इतने बड़े क्वेश्चन में कई मूर्ख बालक होंगे, वो बजट वाला चैप्टर उठाएंगे, उसमें कैपिटल बजट को देखेंगे, फिर उसे रटेंगे। लेकिन अरे मूर्खों, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, रटो मत, तोता मत बनिए, पोपट। डोंट ट्राई टू बिकम अ पोपट। द मोमेंट यू विल स्टार्ट बिकमिंग पोपट, you have to mug up each and everything. Popat can only reiterate the words which he has been heard or which he has been taught. जो तोते को सिखाया गया है केवल वही बोलता है। तो ऐसा मत बनो बच्चों, आपको अपना ड्रीम अचीव करना है, आपको आईएएस बनना है, आपको स्टेट सर्विसेज को पास करना है। दैट मीन्स उसके लिए आपके पास उतने नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपने इस आंसर को समझा तो आपको बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि सर कितने आसानी से आपने बता दिया। सिर्फ एक शब्द कैपिटल से हमको पता चल गया, चाहे वो कैपिटल ह्यूमन हो, चाहे वो बजट हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यह है आज का आखिरी क्वेश्चन। There has been a persistent deficit budget year after year. Which action or actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit? Your options are as below. Number 1, reducing revenue expenditure, introducing new welfare schemes, rationalizing subsidies, reducing import duties. Select the correct answer using the code given below. Your options are A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 3 and 4. Your time starts now. और आप वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि इसका आंसर क्या है और आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपको फिर इसके अंदर एक चीज़ देखनी है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, और उसमें एक शब्द पकड़ना है आपको, डेफिसिट, घाटा। आपको ये पता चल जाए कि अगर आपको घाटा हो रहा है तो उस घाटे को कम कैसे कर सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं घाटे की भरपाई। तो उसी का तो नाम है रिड्यूसिंग डेफिसिट, यानी कि घाटे को कम करना। तो घाटा कब होता है, चलो उसको आसानी से समझते हैं। आपके पास 10 रुपया है, आपने 12 रुपये की चीज़ खरीद ली, 2 रुपये का घाटा हो गया, क्योंकि आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। राइट, आपके पास 5 करोड़ रुपए की ज़मीन है, आपने उसे 4 करोड़ रुपए में बेच दी, 1000 का घाटा हो गया, तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही सरकार भी करती है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो सरकार का घाटा होता है वो क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए।
सरकार का घाटा करप्शन से नहीं होता है। करप्शन से तो कुछ प्रॉब्लम आती है, नो डाउट, लेकिन करप्शन की वजह से सरकार घाटे में ज़्यादा नहीं जाती है। सरकार घाटे में कब ज़्यादा जाती है? जब सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है कि वो जनता को सब कुछ फ्री में देना शुरू कर दे। अगर कल सरकार नहीं आए और सरकार ने कहा कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, भाई बिजली को प्रोड्यूस करने का तो पैसा लग ही रहा है, लेकिन वो वोटिंग के चक्कर में आपको उन्होंने फ्री में दे दिया, तो वो घाटा तो सरकार को ही भरना पड़ेगा। यही बात हो रही है कि सरकार घाटा कैसे कम करेगी। ठीक है, उसने नई नई पॉलिसी लेकर आ गई। सरकार आपको सब्सिडी देती है, तो बताइए सरकार जब आपको सब्सिडी देती है तो सरकार का घाटा होगा कि नहीं? तो सब्सिडी हमें कम करनी पड़ेगी। तो हर वो जगह जहां पर घाटा होने का ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस को या उस लीकेज को, उस होल को अगर हम बंद कर देते हैं तो घाटा कम हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन पे। पहला, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है। जो खर्च है उसको कम करेंगे, वन ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, ये एक बात ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि हमको एक नई प्रकार की वेलफेयर स्कीम लानी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, अगर कोई स्कीम आती है तो सरकार को घाटा होता है या फायदा होता है? घाटा होता है, ठीक है, और हमें यहाँ घाटा कम करना है। तो 2 नंबर ऑप्शन कट कर दीजिए आप। तो 2 नंबर आपको 2 जगह मिलेगा, बी में मिलेगा और डी में मिलेगा। अब बच गया ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में 1 सही है और सी में भी 1 सही है। अब हम सीधे नंबर 3 पे आते हैं, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज। मैंने आपको कहा था कि रैशनलाइजिंग सब्सिडीज का मीनिंग अगर नहीं पता है तो आपको नहीं पता होगा। एग्जाम्पल को याद करो, रिवाइंड करके सोचना कि सरकार आपको जब सब्सिडी देती है तो सब्सिडी से आपको घाटा होता है? नहीं, आपको तो फायदा होता है, लेकिन सरकार को घाटा होता है। और ये कह रहा है कि उसी सब्सिडी को कुछ न कुछ हिसाब से कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। तो ये क्या होगा? घाटे को कम करने का तरीका हो गया। तो आपके ऑप्शन बन गए 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सो दैट कि आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, तो एक काम करना, तेजी से इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। अगले सेशन में हाँ एक काम करना, आप कमेंट जरूर करना आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा, सो दैट कि इस टाइप के सेशंस को हम आगे भी और चला सकें। फॉर द मोमेंट आपने इस सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर लाइफ। गुड लक।